नॉवल फेरी टेल असकलम शमाइलाही। मारिसा ने अगले ही लम्हे अपना घुटना इसके पेट में दे मारा था। वो दर्द से दोहरा हुआ था जिसके सबब इसकी ढीली होती गिरफ्त से मारिसा निकली थी। वो पेट पर हाथ रखे दांत को दांत पर जमाए बर्दाश्त करता बेयकीनी से मारिसा को देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की अपने शोहर पर हाथ भी उठाएगी, और वो भी इस जैसे शोहर पर। सामने लड़की ने हाथ का भी इस्तेमाल नहीं किया था, इसने तो इसे घुटना दे मारा था। मेरा नाम मारिसा है, बदले का दूसरा नाम मारिसा है। तुम जैसा करोगी वैसा भुगतोगे। अच्छे से पेश आओगे तो मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से पेश आऊंगी, और बुराई से पेश आने की कोशिश करोगे तो तुमसे ज्यादा बुरे तरीके से पेश आऊंगी। तुम इब्तदा करोगे, मैं इंतहा करूंगी। ये भूल जाना है एसीपी साहब कि तुम मुझे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। एक एक लफ्ज को तंजी अंदाज में अदा करती वो जाने के लिए मुड़ी थी। कुछ कदम चलकर वहाँ रुकी। और हाँ, एक बात तो तय है कि मैं और तुम साथ नहीं रह सकते, सो डिवोर्स पेपर तैयार करवा लो। मैं चाचू और सफ़ी को मना लूंगी। कहती हुई डोर खोलकर लगेज घसीटती वो बाहर चली गई। वो शोला उगलती नजरों से दरवाजे को देख रहा था। सही कहा तुमने, हम साथ नहीं रह सकते, और डिवोर्स भी मैं तुम्हें दूंगा, मगर अभी नहीं, तुम्हारी ये सारी अकड़ तोड़ने के बाद। बहुत गलत किया मिस मारिसा डियर, मुझसे पंगा लेकर। दरवाजे को नफरत से देखता हुआ बड़बड़ाया था। वो जो मेरे गम में शरीक थे, जिन्हें मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ हैं। इनके मासीमा वापस आने पर एक नया तूफान इनका मुंतजिर था। ये कौन सा तरीका है जो इन लड़कियों का घर से हफ्तों गायब रहने का। वो तीनों जैसे ही मासीमा में दाखिल हुए, सोबिया बड़ी अम्मा की चिंगारती हुई आवाज़ ने इन्हें खुशामदीद कहा। उन्होंने देखा कि इनके सारे रिश्तेदार मुज्तमा खड़े इन्हें नागवार नजरों से देख रहे हैं। जेली गुड़िया, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, सतफी ने दुरेजला से कहा था। जी खाला जानी। दुरेजला परेशानी से इन सबको देखती वहाँ से चली गई थी। दुरेजला के अगवा के मुतालिक कोई भी कुछ नहीं जानता था, तो दुरेजला अपने पर्दे की वजह से ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आती थी। फिर जो करीब के लोग थे, इन्हें अदनान ने कहा था कि दुरेजला को आरिस तकी के गम की वजह से किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया है, और शादी को भी इस वक्त के लिए कैंसिल कर दिया गया है। यूं दुरेजला के मुतालिक अभी कोई कुछ नहीं जानता था। आपको क्या प्रॉब्लम है बड़ी अम्मा? शीना लगेज कमरे में ले जाओ। मारिसा बेजारी से सोबिया को सवालिया अंदाज में जवाब देती शीना से भी मुखातिब हुई थी। मारिसा तकी का मशहूर बेजारी लिए जुमला, जो सामने वाले को बताता कि इसके सवाल की तरह इसकी भी कोई अहमियत नहीं है, जो मुखातिब को जलते तवे पर बिठा जाता था। अभी भी सोबिया सुनकर बुरी तरह जल उठी, और वो कुछ कहती इससे पहले बड़े अब्बा कह उठे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? तुम लड़कियों की ऐसी बुरी हरकतों की वजह से हमारी नेक शरीफ बच्चियां बिगड़ रही हैं। इस तरह बिना महरम के बाहर रातें गुजारना अच्छी लड़कियों का शेवा नहीं है। बड़े अब्बा इन्हें इग्नोर नागवारी से देखते कह रहे थे। ये बगैर महरम के नहीं थी, इनके साथ इनका महरम भी था। अदनान सपाट संजीदा अंदाज में इन्हें जवाब देता इनके पीछे आ खड़ा हुआ था। सतफी को अदनान के इस तरह कहने पर इस पर बड़ा प्यार आया। इसकी सारी नाराजगी उड़न छू हो गई थी। आंखों ही आंखों में इसकी बलाएं लेती इसने अयास तकी को देखा जो कुछ कह रहे थे। अदनान, तुम इन सब में बड़े और समझदार हो, तुम्हें खुद भी समझना चाहिए, इन्हें भी समझाना चाहिए कि अब इस घर को आरिस भाई के जाने के बाद एक सरबराह की जरूरत है। क्या आप नहीं जानते कि मासीमा के सरबराह कौन है? अगर नहीं जानते तो बता दो कि वो अदनान तकी हैं। मारिसा इन सबको देखती हुई मजबूती से बोली। अदनान अभी छोटा है, और जब इसने बड़े यहाँ मौजूद है तो इसकी सरबराही कौन मानेगा? सोबिया बड़ी अम्मा इस्तेज़ाई अंदाज में बोली थी। सही कहा तुम्हारी बड़ी अम्मा ने कि इस घर का सरबराह अब मैं हूँ। रियाज तकी इत्मीनान से बोले। कौन मानेगा आपकी सरबराही? मारिसा ने दूबदू रियाज तकी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया था। मैं बड़ा हूँ, असूल तो यही होना चाहिए ना बेटा। रियाज तकी ने फौरन लहजा बदल कर शफकत से कहा। असूल ये कहती है कि जो मालिक हैं वो सरबराह हैं, और इस मालिक में दुरेजला, मैं और दुरेजला हैं, सो हम तय करेंगे कि सरबराह कौन है। हमारे नज़दीक आप लोगों में से कतई कोई भी नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ हमारे चाचू ही काफ़ी हैं, और वही आप लोगों की बात तो जो चाहे वो करें। इनकी अब की मर्तबा मारिसा ने दो टोक सख्त और मजबूत लहजे में कहा। सच की कड़वाहट इनके कान में उडेली थी, जिसे सुनकर वो सभी तिलमिला गए थे। आरिस भी कभी हमसे इस तरह बात नहीं की जिस तरह तुम कर रही हो। अगर तुम्हारा बाप था तो वो तो मेरे शौहर का भी भाई था। बड़ी अम्मा तिलमिला कर बोली थी। सोबिया, मारिसा सही कह रही है, ये घर इनका है तो असूल भी इनके ही होंगे। रियाज तकी अब की मर्तबा लहजे में दुख समाये बोले। अगर आप दोनों का नाम नेहार ड्रामा हो गया हो तो हम जाएं? मारिसा उतार कर बोली। अरे कितनी कमाल की बात है, आज सभी साथ हैं। अच्छा है मारिसा बेटा, मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, मगर तुम्हारा नंबर बंद था। तभी आरिस तकी के वकील एजाज अहमद मासीमा में दाखिल होते हुए बोले। इनकी आमद ने
अयाज तकी और रियाज तकी उनकी फैमिली के अंदर खलबली मचा दी। सॉरी अंकल, बैटरी डाउन थी तो सेल ऑफ था। और सब खैरियत? मारिसा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अदनान को देखा, वो सपाट खड़ा ये सब देख रहा था और साथ ही इसने सदफी को देखा जो इसे देख लाइल्मी से कंधे उचकाए थी। मैं यहाँ हारिस तकी की वसीयत बताने आया हूँ। बिजनेस का मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर बर वक्त इन्हें नहीं संभाला गया तो ये तबाह हो जाएगा। एजाज अहमद सोफे पर बैठे हुए बोले। मगर क्यों? कंपनी को बड़े बाबा, इस चाचू और बशार भाई भी तो हैंडल कर रहे हैं ना? मारिसा ने परेशानी से पूछते हुए अयाज तकी और रियाज तकी की तरफ देखा था। बिल्कुल, हम अच्छे से संभाल रहे हैं। फिर इन बच्चों की उम्र तो अभी घूमने फिरने की है, बिजनेस संभालने की थोड़ी है, रियाज तकी ने फ़ौरन कहा, जिस पर सदफी ने मशकूक नज़रों से इन्हें देखा था जिन्होंने अभी एक हंगामा इसी घूमने फिरने के ऊपर किया था। मेरा काम आरिस तकी साहब की वसीयत बताना है, सो मैं बता रहा हूँ। एजाज अहमद अफसोस भरी नज़रों से मारिसा को देखने के बाद इन सभी को देखते हुए कह रहे थे। बेशक मासीमा दोनों बहनों के नाम है, अलबत्ता अदनान और सदफी के लिए उन्होंने एक मेंशन बनवाया है और जो तुम दोनों को शादी के तौर पर करीब गिफ्ट करना चाहते थे, क्योंकि इस पर काम शुरू था। भाईजान, सदफी ने भराए लहजे में कहते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। इसकी आंखें भीग गई थी। अदनान की आंखों में दुख भरे तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। इम्पोर्टेंट वसीयत कंपनी के ऊपर से हैं। कंपनी के 60% शेयर्स आरिस तकी साहब की फैमिली के पास हैं और 40% बाहर हैं। 60% में से 5% रियाज तकी और आरिस तकी के हैं और 10% दुरेशला, अदनान तकी, मारिसा और सदफी की हैं। मारिसा तकी फास्ट न्यूज़ चैनल अब आपका है। क्या मतलब? मारिसा बेसाख्ता चौंकी थी। आरिस तकी साहब ने आपकी रुखसती के तोहफे के लिए इसे ख़रीद कर आपके नाम कर दिया था। सारी जायदाद और बैंक बैलेंस से अपनी बेटी, भाई और शादी के लिए दुनिया ख़रीद दी और अपने सगे भाइयों को सिर्फ 5% का लॉलीपॉप थमा दिया। बड़ी अम्मा ने बेसाख्ता जल कर बोला था। इन सभी के चेहरे बिगड़े और जले होने लग रहे थे। ये आरिस तकी साहब की जायदाद थी और इनकी वसीयत। एजाज अहमद खड़े होते हुए बोले थे। और वहाँ सबसे अहम वसीयत के कंपनी का CEO आरिस तकी ने अब एजाज अहमद दिलचस्पी से इन सभी के तनाव भरे चेहरे देख रहे थे और साथ ही उन्होंने सदफी को देखा जो इस तनाव और ऐलान पर लापरवाह अयाज तकी और रियाज तकी को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी और जैसे देख लग रहा था कि यकीनन वो अपने दिल में बिना रुके इन्हें कुछ सुना रही है। वो मुस्कुराए। एवरीडे न्यू टीच कंपनी की न्यू CEO सदफी यूसुफ हैं। वाओ। एजाज अहमद रियाज तकी और अयाज तकी की को सदमे में जाते देख इत्मीनान से देख रहे थे। व्हाट? सदफी को बड़े जोर का धचका लगा था। इससे बेयकीनी से ये सब नजरें डाली जिसमें से कुछ के चेहरे पर सदमे, गुस्सा, नाराजगी, हसद, जलन नजर आई थी तो मारिसा के चेहरे पर खुशी के तासुरात। अलबत्ता अदनान के सपाट चेहरे से कुछ भी जानना नामुमकिन था कि इसके क्या एहसासात हैं। और हमारा हिस्सा इस कंपनी में, हमने जो इस कंपनी में दिन रात मेहनत की, कंपनी आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दी, मेहनत हमने की और फल कोई और खाए। आरिस तकी शदीद गज़बनाक होकर बोले थे। कौन सा हिस्सा और कौन सी मेहनत? आपकी मटमा दरान ने आगे बढ़कर सपाट अंदाज में बोला था। किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? वो हिस्सा जो आपने डबो दिया, जिस पर मेरा अभी बराबर का हक था। ये सब खालिस आरिस भाईजान की मेहनत का वसीला है। इसमें आपका 1 रुपया भी हिस्सा नहीं है और ना ही मेहनत। फिर भी भाईजान ने आपको कंपनी में 5% का हिस्सेदार बनाया है और आप जानते हैं इस 1% की कीमत कितनी है, जितनी आप सोच भी नहीं सकते। आपके निकम्मे बेटों को अपनी कंपनी में जॉब दे दी, रहने के लिए घर दिया, तो अब आप क्या चाहते हैं? अदनान निहायत चुपते हुए अंदाज में बोला था जिस पर इन सभी के मुंह पर ताले पड़ गए थे। मगर ये भी तो सोचने की बात है कि आरिस ने कंपनी की भागदौड़ एक गैर नासमझ इमेच्योर लड़की के हाथ में थमा दी जो कंपनी को डुबो सकती है मगर मजीद उठा नहीं सकती। क्या सोचकर ऐसा किया आरिस ने? रियाज तकी सदफी को जहरीली निगाहों से देखते अपना गुस्सा जब्त करते अदनान से नरमी से बोले, तुम अब भी छोटी हो सदफी इन सब के लिए, और फिर अभी अभी तो तुम्हारी रुखसती हुई है। अपनी जिंदगी के मजे लो, इन सब झमेलों में मत पड़ो। पेपर्स पर दस्तखत करके CEO रियाज भाईजान को बना दो। ये काफी तजुर्बाकार हैं और फिर जब तुम थोड़ी समझदार हो जाओगी तो वापस बन जाना CEO। अयाज तकी ने लहजे में मिठास समाये बोला था, जिन्हें सदफी ने हौंकपन से देखा। इसे कतई समझ नहीं आ रहा था कि वो
क्या करे और क्या कहे। अब इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा, जैसा वसीयत में है सब कुछ वैसा ही रहेगा। कंपनी का सीईओ सदफ़ी ही है। सदफ़ी और मारिसा अपने कमरे में जाओ। अदनान हतमी अंदाज में बात ख़त्म करता सदफ़ी और मारिसा से कहता, खुद भी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। सदफ़ी, यूसुफ सीईओ बनना मुबारक हो। कंपनी आपको कल से ज्वाइन करनी है। एजाज अहमद सदफ़ी को मुस्कुराकर कहते हुए बाहर निकल गए थे। चले सदफ़ी। हौनक नजर आती सदफ़ी को मारिसा हाथ पकड़कर खींचती हुई सीढ़ियों की जानिब ले गई थी। माँ सीमा के नीचे बसे वासियों ने इन्हें जहरीली निगाहों से देखा था। एक मारिसा और दुरेजला के वालिद हैं जिन्होंने सारी दुनिया इनके नाम कर दी, और एक हमारे वालिद हैं जिन्होंने सब कुछ छीनकर हमारे सर पर कर्जों में डाल दिया। निहायत तल्ख और करवाहट भरे लहजे में रियाज तकी और आरिस तकी को देखते हुए उनका बेटा बोला, मुझे कतई शर्म आती है कि आप मेरे वालिद हैं। एहजाब तलखी से अयाज तकी से कहता वहाँ से निकल गया था। भाई साहब, बशार ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, कंपनी के मेजर शेयर हमारे नाम हो जाएंगे, मगर ये क्या हुआ? कहाँ है बशार? अयाज तकी बिफरे हुए अंदाज में बोला था, वो मुल्क से बाहर गया है कंपनी के काम के सिलसिले में, कल तक वो आ जाएगा, मुझे यकीन है वो सब संभाल लेगा। रियाज तकी परेशानी से अपनी पेशानी मसलते हुए और इस साथ ही अयाज तकी को तसल्ली दी। अब क्या संभालेगा बेशार, जो सब कुछ तो आरिस तकी तय कर गया है। वो बदस्तूर बिफरे अंदाज में कहते हुए वहाँ से तनफन करते हुए चले गए थे। मैं कैसे संभालूंगी इतनी बड़ी कंपनी को? नो वे। रियाज और अयास भाई ठीक कह रहे हैं। सभी सदफ़ी बेड पर चित लेटी छत को देखते हुए बेयकीनी और सदमे से कह रही थी, क्या सही कह रहे हैं? मारिसा जो काउच पर बैठी हुई थी चिढ़कर बोली, और बाबा ने जो फैसला किया फिर वो गलत है? मारिसा नाराजगी से बोली, क्या हुआ आपी? किस मामले में बात करें आप दोनों? दुरेजला हैरानगी से इन दोनों के तासुरात देख रही थी। पापा सदफ़ी को कंपनी का सीईओ बना गए हैं और सदफ़ी को अपनी काबिलियत पर शक है। मारिसा रवानी से बोली थी, और बाबा वो कहाँ गए? अपने कमरे में भी नजर नहीं आए, क्या ऑफिस में है? दुरेजला के सवाल पर इन दोनों की सांसें थमी थी। भारी होते दिलो दिमाग के साथ सदफ़ी और मारिसा ने एक दूसरे को देखा था। बाबा, सदफ़ी को कंपनी का सीईओ, ओके दिस इज रिपीटेड वन। वो तुम्हारे होने के बाद भाई जान मज़ीद बीमार हो गए थे, और सदफ़ी एक यकटक टिक टिक कर मुश्किल से रोके हुए अपने सांस को बहाल कर रही थी और जवाब दे रही थी। फिर क्या हुआ? दुरेजला ने खौफ से धड़कते दिल से पूछा था। इसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने बाबा को किसी ऐसी जगह भेजना होगा जहां वो रिलैक्स और डिप्रेशन से आज़ाद रहें, तो हमने इन्हें हिल स्टेशन पर कुछ दिनों के लिए भेज दिया है। मार्सिया ने इत्मीनान से कहा था, अलबत्ता इसकी आंखें कतई मुतमईन नहीं थी। सदफ़ी ने हैरत और सदमे से मारिसा को देखा था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि बाबा ठीक है, दुरेजला नासमझी से कह रही थी, अलबत्ता इसके खौफ से धड़कता दिल मुतमईन हुआ था। मुझे बाबा की याद आ रही है, क्या मैं इनसे फ़ोन पर बात कर सकती हूँ? दुरेजला की आंखों में भरी आंसू देखकर मारिसा ने तड़प कर इसे गले लगा लिया था। मैं भी मिस कर रही हूँ येली, मगर वो जहाँ गए हैं वहाँ कोई नेटवर्क टावर नहीं है, इसलिए वहाँ सेलफोन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हमसे बात नहीं कर पाएंगे। मारिसा कहती हुई अपने आंसू रोक ना पाई। कोई बात नहीं आपी, हमारे लिए यही काफ़ी है कि बाबा ठीक है। दुरेजला मारिसा को रोता चेहरा महसूस कर बेकरारी से बोली, जिस पर मारिसा इसे सख्ती से भींच गई थी, और भीगी पलकें उठाकर सामने खड़ी सदफ़ी को देखा जो खुद भी रो रही थी और नफ़ी में सर हिला रही थी, जैसे कह रही हो, मार्सिया तुमने यह सही नहीं किया। मगर वो भी क्या करती, जबकि जानती थी कि इसकी मासूम बहन का दिल कमज़ोर है। इसे पिछले दिनों का कार्डियक स्ट्रेस का अटैक आया था। वो दुरेजला को बाबा के मुतालिक से बताकर रिस्क नहीं ले सकती थी और मज़ीद किसी अपने को खोने की हिम्मत कतई नहीं रखती थी। इसने तय किया था कि सही वक्त आने पर दुरेजला को सलीके से बता देगी। तुम चल रहे हो हमारे साथ? सदफ़ी कमरे से निकलते अदनान को देख बेसाख्ता पूछा। वो रात दुरेजला के पास रुकी थी कि इसे डर लग रहा था कि इसलिए कल से इससे मुलाकात अदनान से अभी हुई थी। क्यों? क्या सीईओ मैं हूँ? अदनान टिका सा जवाब देकर आगे बढ़ गया था। इसे क्या हुआ? क्या ये मुझसे जल रहा है? सदफ़ी ने मारिसा को देखकर बेयकीनी से बोला था, चाचू ही क्या, आपसे तो पूरी दुनिया ही जल रही है। खैर ये ले, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है कंपनी के मुतालिक, इस पर गाड़ी में बैठे नज़र डाल लीजिएगा। मारिसा ने कहते हुए एक फ़ाइल इसको थमाई थी। ओके। इसके हाथ में फ़ाइल लेती वो नीचे उतरी, जहाँ नीचे बसे बासियों ने इसे हासिदाना नज़रों से देखा था। इन्हें कतई नज़रअंदाज करते और बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ लंबी सी गाड़ी की कतारें नई सीईओ का इंतज़ार कर रही थी। कहाँ है असगर पाशा? डार्क ब्लू सूट में बालों को जेल से सेट किए वो सीधा टोक्यो एयरपोर्ट से ब्यूटी सिटी के एयरपोर्ट पर उतरा था।
थाने और वहाँ से असगर बादशाह के अड्डे पर आया। इसके तेवर काफ़ी जारहाना थे। बशार तकी, खैरियत? क्या खैरियत? वो पेपर्स कहाँ हैं जो मैंने दुरियाला के बदले सिग्नेचर्स करवाने के लिए तुम्हें दिए थे? मगर मैंने सुना कि दुरियाला मासीमा पहुंच गई है, तो फिर दस्तखत किए कागजात कहाँ हैं? बशार काफ़ी गैज़ो गज़ब में था। कूल डाउन मिस्टर बिशार, वो कुछ वजूहात की वजह से दुरियाला को छोड़ना पड़ा, वरना हम अपनी वादा खिलाफी नहीं करते। असगर पाशा ने कहा था, अनकरीब ही कोई और तरीका इख्तियार कर लेंगे, हम इसे पेपर पर दस्तखत करवा लेंगे, आप बेफिक्र रहें, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिशार वार्निंग देती ही निगाहों से इसे देखता वहाँ से चला गया था। डेवल, मैंने कहा था तुम्हें कि ऐसा मत करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब वो क्लाइंट आकर धमकी दे गया है। असगर पाशा लाउंज में आते ब्लैक डेविल से नाराज़गी से गोया, जो फही के साथ टीवी देख रहा था। इसकी हिम्मत कि इसने आपको धमकी दी? डेविल की परेशानी पर बल पड़े थे। बात हिम्मत की नहीं है, बात वादा खिलाफी की है। ऐसा पहली मरतबा हुआ है। जानते हो, अगर मार्केट में ये बात फैली तो कितनी बदनामी होगी हमारी, और हमारी वैल्यू भी घटेगी। असगर बादशाह शदीद नाराज़ हो रहा था इससे। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो तो चलाक मार्सिया तकी मेरे कागजात दस्तखत कराने से पहले ही अपनी बहन को ले उड़ी थी। खैर, मैंने कहा था आपसे कि मैं कोई जुगाड़ निकाल लूँगा। क्या जुगाड़ करोगे अब तुम? दुरियाला इनकी फैमिली की सबसे कमज़ोर शिकार थी। वैसा शिकार तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा जिसके ज़ोर पर तुम अपनी बात मनवा सको। असगर पाशा ने तब कर कहा था। मिल चुका है बॉस, शिकार। कौन? असगर पाशा की इसकी हैरत पर हैरान होता है, जिस पर ब्लैक डेविल ने टीवी की जानिब देखने का इशारा किया था, जहां न्यूज़ में एवरीडे न्यू टेज की न्यूज़ सीईओ को दिखाया जा रहा था। कैमरा लाइट्स की रोशनी में मीडिया जिस पर जैसी टूट पड़ रही थी। घबराई सी सतवी को सिक्योरिटी वाले हल्का बनाए मीडिया से बचाते हुए आसमान को छूती कंपनी की जानिब ले जा रहे थे। सदफी यूसुफ अदनान तकी की वाइफ। क्या जानते हो इसके मुतल्लिक? जानता तो कुछ भी नहीं, मगर देख रहा हूँ कि ये भी काफ़ी बेवकूफ़ सी नज़र आ रही है। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ न जाने किस गधे ने इसे बना दिया है। इसे देख लगता ही नहीं है कि ये कंपनी को एक घंटा भी संभाल पाएगी। सीईओ को अगवा करके तो आप अपनी पूरी कंपनी अपने नाम करवा सकते हैं। ब्लैक डेविल कहता हुआ असगर पाशा के मुकाबिल उठ खड़ा हुआ था। सदफी यूसुफ सीईओ में हैं, जानते हो इसके गिर्द गिर्द कितनी सिक्योरिटी होगी अब, और फिर यकीनन अदनान तकी अब अपनी फैमिली को यूं ही हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। जबकि दुरियाला के साथ ऐसा हादसा हुआ। असगर पाशा कह रहा था दुरियाला के नाम पर डेविल की बीट मिस हुई, जब से दुरियाला गई थी तब से हर सेकंड इसका दिल की धड़कन के साथ दुरियाला का नाम ले रही थी। इसकी ज़िंदगी एक मरतबा फिर ब्लैक एंड वाइट हो रही थी। सीईओ को अगवा करके दस्तखत करना मेरी जिम्मेदारी है, ब्लैक डेविल ने बेजारी से कहता वहाँ से जाने लगा था। इतने बेजार से क्यों लग रहे हो? मैडम पर्ल की कॉल आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि तुम इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। असगर पाशा इसे गहरी नज़र से देखता हुआ कह रहा था, पर मुझे अब इरिटेट कर रही है। वो रुक कर नागवारी से कहता बाहर की जाने बढ़ गया था, और मुझे डर है कि पर तुम्हें इस इग्नोरेंस की वजह से नुकसान ना पहुंचा दे। असगर पाशा परेशानी से बुड़बुड़ाया था। क्या सदफी यूसुफ, जो कम उम्र थी, ना तजर्बाकार थी, जिसके चेहरे से एतमाद का फुकदान झलक रहा था, वो कंपनी की सीईओ बन पाएंगी और कंपनी को संभाल पाएंगी? उषा की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक थी। ये सवाल और इस तरह के मजीद सवाल हर एक जहन में और ज़ुबान पर था, सिवाय 4 लोगों को छोड़कर जो इसे नहायत करीब से जानते थे। सदफी यूं ही कंफ्यूज हो रही थी, शायद शुरुआत में, इसलिए इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। वो अपनी इंजीनियरिंग में हमेशा टॉप पे रही हैं। मारिसा से जब इसकी कोलीग्स ने सवाल किया तो वो पूरे यकीन से मुस्कुराते हुए बोली थी, खाला जानी यूं ही दिखा रही हैं कि वो कुछ नहीं जानती, घबरा रही हैं, इन्हें शरारत करने का काफ़ी शौक है, वो लोगों को हैरानी में डालना पसंद करती हैं। नाज के पूछने पर दुरियाला ने बड़े फ़ख्र और प्यार से कहा था, क्या तुम्हारी मासूम वाइफ वाकई कंपनी और इसमें होने वाले शेयर होल्डर्स के नित्य हथकंडे हैंडल कर पाएगी, जो इन्हें सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए किए जाएंगे? तुम्हें रहना चाहिए था अदनान अपनी वाइफ के साथ। फौजान टीवी पर मीडिया की झुरमट में घबराई से सदफी को देखकर अफसोस से कह रहा था, मासूम, वो मारिसा की खाला में सिर्फ रिश्ते में ही नहीं अपनी हरकतों में भी है, किसी भी तरह मारिसा से कम नहीं है, एक नंबर की ड्रामा क्वीन है, और अगर वो काबिल नहीं होती तो आरिस भाई कभी भी ये जिम्मेदारी से ना सौंपते। अदनान कतई बेजारी से कह रहा था, वो सब तो ठीक है, मगर तुम क्यों इतने बेजार हो? इतनी क्यूट और काबिल वाइफ है तुम्हारी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक तुम ही रह गए हो इसके मदाओं में शामिल होने के लिए। वो फौजान को घूरते हुए कहता वहाँ से जाने के लिए उठा था। कहाँ जा रहे हो?
बंगला डालने, इसलिए कि इतनी क्यूट और काबिल वाइफ जो मिली है। अदनान जल कर कहता वहाँ से चला गया था। और चौथा शख्स हमीद अरसलान था, जो बोर्ड मीटिंग में बैठा अयाज तकी और रियाज तकी और इनके बेटों के खूनख्वार नज़रों को कतई भाड़ में झोंककर सदफी को अपने क्लोज फ्रेंड्स बताता। अदनान को बोर्ड मीटिंग में ना था, नहीं सो क्लोज फ्रेंड्स कहने में हर्ज ही क्या था। इसके एतराफ़ में रुतब अल सनान था, जो कह रहा था अब वो 2 दिन दूर नहीं कि सदफी यूसुफ कंपनी को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगी कि वो 7वें आसमान पर पहुंचकर ज़मीन वालों को टाटा बाय बाय करेगी। और सदफी यूसुफ जिससे मुतल्लिक से सारा अमन नित नई बातें किया जा रहा था, इसका ये हाल था जिसे वो एलिस के वंडरलैंड में आ घुसी हो। स्याह हिजाब में मैरून स्टॉले लिए, आंखों पर रेड फ्रेम का गोल चश्मा लिए हुए थी, जो इसे मज़ीद मासूम और क्यूट बना रहा था, जिसके सबब वो अपनी उम्र से मज़ीद कम लग रही थी और चेहरे पर तासुरात भी इस तरह के सजाए हुए थे जैसे कुछ जानती ही ना हो, आज ही दुनिया में तशरीफ़ लाई हो। वर्कर्स हैरान निगाहों से इसे देख रहे थे। ना तो वो ऑफिस के फॉर्मल सूट में थी और ना ही वो बॉस टाइप की लेडी लग रही थी, बल्कि वो इन सब में सबसे ज़्यादा छोटी नज़र आई थी। वेलकम टू द कंपनी मैम। जब भी एक खुश शक्ल सा सूटेड बूटेड लड़का इसके सामने आया था, जिसने इसे बुके थमाया था। थैंक्स। आज जाना मुस्कुराहट लबों पर लिए वो कह रही थी, कितनी सादा है मैम। इसने बेसख्ता सोचा था। मैम मैं आपका पीए मेरा नाम अब्दुल रहमान है। नाइस। मुस्कुरा कर कहती वो दोबारा इसे बुके थमा गई थी। सदफी यूसुफ मुबारक हो। तभी सामने से एजाज अहमद आते हुए मुस्कुरा कर बोले थे, अभी आपको सबसे पहले बोर्ड मेंबर से मिलना है, क्या आप तैयार हैं? शुक्रिया सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। वही सादा मासूम मुस्कुराहट लबों पे सजा रखा था उसने। सदफी के बोर्ड रूम में दाखिल होने पर सबने जोशो खरोश से हमीद खड़ा हुआ था। दूसरे लोग ना चाहते हुए खड़े हुए थे। इनके चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि सीईओ के तौर पर इन्हें सदफी कतई नापसंद है। इसके हेड चेयर पर बैठते ही सबने इसकी तकलीद की। अस्सलाम वालेकुम। सदफी ने बदस्तूर आजिज़ मुस्कुराहट लबों पर सजाए इन सबको सलाम किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आरिस तकी साहब ने किस वजह से एक घरेलू दीनदार लड़की को हमारी सरबराही दे दी। इसे देखकर तो लगता है कि बच्ची ने अभी अभी अपना स्कूल ही ख़त्म किया होगा। सबसे पहला एतराज़ बुलंद हुआ, जिस पर सभी मेंबर्स ने सर हिला दिया, सिवाय हमीद को छोड़कर। रियाज तकी के लबों पर बड़ी महजूज कुन मुस्कुराहट आई थी। शुक्रिया शर्जील अख्तर साहब, सदफी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे ऐसे ये तनकीद बहुत पसंद आई हो। इसे माइंड न करते हुए मज़ीद लोगों को हिम्मत हुई सीईओ की टांग खींचने की। तुम्हें कुछ समझता भी है या नहीं तुम्हें कुछ समझ भी है या नहीं बिजनेस के बारे में? दूसरे किसी बुजुर्ग साहब ने हकारत से पूछा। सिवाय मस्करी करने के मोहतरमा को कुछ भी नहीं आता, एजाब तकी ने मज़ा लेते हुए कहा था। इतने सारे तंज और तनकीद पर सदफी जैसे आपकी मर्तबा बौखलाई थी। इसका चेहरा पीला पड़ा था। तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम आईटी के मुतालिक कुछ भी जानती हो। और हमीद जो अभी तक फूल कर कप्पा हो चुका था, इस तरह फुस हुआ कि हलक से आवाज़ तक न निकल सकी थी। वो बेयकीनी से सदफी को देख रहा था, जिसका की कारकर्दगी सफ़र नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था बोर्ड मेंबर सब मज़ीद इसे सीईओ की पोजीशन में नहीं रहने देंगे। वी आर सॉरी सदफी यूसुफ, बोर्ड मेंबर्स की राय के मुताबिक अब हम तुमको मज़ीद सीईओ के मुकाम पर नहीं रख सकते। रियाज तकी के फातिहाना अंदाज में कहा था, जिस पर तमाम बोर्ड मेंबर्स मुत्तफ़िक होकर सर हिला चुके थे। जिसे सदफी के दाहिनी जानिब खड़े एजाज अहमद ने परेशानी से देखा था। तुम अब तक किस खुशी में बैठी हो? क्या मज़ीद बेइज्जती करवानी है तुमने अपनी? एजाब ने मज़ीद मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था, जिस पर इनमें से अक्सर हंसने लगे थे। हाउ पिटीबेबल, कितनी अफसोसनाक बात है। इन्हें हंसते देख सदफी भी मुस्कुराई थी और चेयर से उठी और बोली थी। इसकी बुलंद आवाज़ थी, हर तरह की घबराहट और बौखलाहट से पाक। क्या मतलब? एजाब ने बदस्तूर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा था। मैम, इसकी आवाज़ संजीदा और तंबीह लिए हुआ था। आंखों से गोगल उतारकर टेबल पर रखे थे। अब इसके चेहरे पर सख्त तासुरात थे। कौन तुम लगती हो? एजाब ने एक मरतबा फिर मजाक उड़ाया था और हमीद जो सदफी से मायूस होकर टेबल पर सर डाल गया था, सदफी की बुलंद आवाज़ पर सर उठाया था। नाउ यू आर फायर्ड मिस्टर एजाब तकी। अपना हिसाब किताब करके हमेशा के लिए अपना चेहरा कंपनी से गुम करो।
अब की मर्तबा सर सपाट अंदाज में कहा गया था। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? रियाज तकी हंसते हुए बोले जैसे इसे मजाक समझा हो। मैम, कॉल मी मैम। और क्या आपको भी कंपनी से जाना है? एजाज साहब सिक्योरिटी को बुलाएं कि इज्जत से एजाज तकी को कंपनी से अलविदा करें। सपाट हतमी बुलंद आवाज़ में, जिसमें कतई लचक की गुंजाइश नहीं थी, जिसे सुनकर इन सब के होश उड़े थे। हैरत से गंग वो सदफी को देखने लगे थे। मैं आपकी नई सीईओ हूँ। कंपनी की सारी पावर अब मेरी मुट्ठी में है। अगर आप में से किसी को भी कंपनी से दफा होना हो तो बोलें। बॉसी रूड अंदाज में, डोक टोक बेलचक अंदाज में कहती सदफी को देख हमीद पर जोश हुआ था। मैम, आपको कौन सा रंग पसंद है? हमीद ने नहायत अदब से सवाल किया था। अलबत्ता इसकी आंखों से शरारत झलक रही थी। वो रंग जो मुझे देख लोगों का उड़ जाता है। इन सब पर एक तंबी नज़र डालती इसने कहा था, लड़की ये तुम कैसे कर सकती हो? अब की मर्तबा अय्याज तकी खड़े होते हुए टेबल पर हाथ मारकर बिफरे हुए अंदाज में बोले थे। अय्याज तकी साहब, क्या मैं एक मर्तबा फिर करके बताऊं कि मैं कैसे कर सकती हूँ? पेशानी पर बल डालते इसने बिगड़े लहजे में पूछा, जिस पर अय्याज तकी गंग हो गए थे। लड़की ये तुम कैसे कर सकती हो? अब की मर्तबा अय्याज तकी के खड़े होते हुए टेबल पर हाथ मारकर बिफरे हुए अंदाज में बोला था। ओके, दिस इज रिपीटेड वन। अय्याज तकी ने रियाज तकी को देखा, जिन्होंने इसे नीचे बैठने का इशारा किया। वो अच्छे से जानते थे कि वो लड़की सर भिड़ी थी। कब क्या कर गुजरेगी किसी को कुछ भी पता नहीं था। और किसी को कुछ कहना है? सदफी ने अबरू उचकाकर तीखे लहजे में पूछा, जिस पर सभी पोशीदा थी, तुम भी पोशीदा थी। मैम, आप इस तरह कैसे कर सकती हैं? आते ही किसी को भी फायर कर सकते हैं। अब की मर्तबा इनके लहजे में अदब सिमट आया था, ज़बरदस्ती का ही सही। क्या आपको भी कर दूं? बताएं, क्या मैं आपको भी कर दूं? वो आखिरी एहतजाज और सवाल था। इसके बाद सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया था। बेशक मैं उम्र में आप सबसे छोटी हूँ, मगर मुझे एक बताएं, क्या इल्म और तजर्बा उम्र का मोहताज है? वैसे तो बड़े तजर्बाकार हैं आप लोग, मगर ये नहीं जानते कि अपनी सीईओ से कैसे बात करनी है। और रही बात मेरी क्वालिफिकेशन की, तो यकीनन मैं आप में से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ। अब्दुर्रहमान, सदफी ने कहने के साथ अब्दुर्रहमान को इशारा किया, जिसने सदफी के इशारे पर वहाँ मौजूद हर शख्स को एक फ़ाइल थमा दी। इसमें मेरी सारी क्वालिफिकेशन मौजूद है। इसमें अगर आपको कोई शक हो तो तहकीक करवा सकते हैं। सदफी इन सब का तासुरात देख रही थी, जिनके चेहरे पर जाहिर हो रहा था कि वो मुतासिर हो रहे हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो क्या रियाज तकी साहब पर भी नहीं है, जिन्होंने अपनी कंपनी की बुनियाद डाली और अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर कंपनी को आसमान तक पहुंचाया? हमें आरिस साहब पर पूरा भरोसा था। इसने बैक वक्त साथ ही जवाब दिया था। तो जान ले कि मुझे आरिस साहब ने ही सीईओ बनाया है, यानी आप सब में से इन्हें मुझ पर भरोसा था, तो आपको भी मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर जो मुझे सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए चक्कर चलाएगा तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी मिसाल है। सदफी संजीदगी और मजबूत लहजे में कह रही थी, जैसे बोर्ड मेंबर्स भी संजीदगी से सुन रहे थे। क्या आपने वॉशिंग मशीन में कपड़ों को चक्कर खाते देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लेना और सीख लेना। जो चक्करों में पड़ता है इसकी धुलाई बड़ी अच्छी तरह की जाती है। ये साजिश करने वालों के लिए मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। आपकी हालिया सीईओ यानी सदफी यूसुफ की डिक्शनरी के 2 असूल हैं, जिसके दूसरे असूल में गलती की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है। टेक माई वर्ड सीरियसली एंड डिसमिस। सख्त बेलचक अंदाज में कैटी टेबल से गॉगल उठाकर आंखों पर जमाती बड़ी अदा से बोर्ड रूम से निकली थी। इसके पीछे एजाज, अहमद और अब्दुर्रहमान थे। अब्दुर्रहमान हैरान सा था। कहा तो कुछ देर पहले वो मासूम सी डरपोक सी नजर आ रही थी, जो शिकारियों के दरमियान फंसी हुई थी, और वो मासूम डरपोक हिरनी पूरा गेम बदलकर फिर से चेहरे से पर मासूमियत तारी कर गई थी। शॉप करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, ड्रामा क्वीन नहीं तो। और कंट्रोल रूम से सीसीटीवी पर सारा मुजरा देखते हुए अदनान के लबों पर एक मुस्कुराहट उमड़ी थी। गुड जॉब पार्टनर। हमीद घबराता हुआ सदफी के पीछे लिफ्ट में घुसा था और इम्प्रेस होते हुए बोला था, बोर्ड मेंबर्स इम्प्रेस तो नज़र आ रहे हैं मगर कन्विंस नहीं। मैं जानती हूँ, इसलिए इन्हें कंफ्यूज कर गई हूँ। हमीद के कहने पर इसने कहा था, इफ़ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। सदफी ने मुस्कुराते हुए कहा था, और छा गई तुम तो। वैसे इतनी ज़हीन इससे पहले तो कभी नहीं लगी तुम। क्या तुम फायर होना चाहते हो? सदफी ने तीखी नज़रों से कहा था। ओह सॉरी मैं भूल गया था कि आप तो सीईओ हैं। हमीद ने जल कर कहा था, गुड। अब्दुर्रहमान, पहला लफ्ज़ हमीद से कहती वो अब्दुर्रहमान की जानिब मुड़ी। यस मैम। अब्दुर्रहमान अटेंशन हुआ था। क्या भरोसा
वो इसे भी फायर कर दे। कल मुझे कंपनी के वर्कर्स की तादाद के बराबर की सारी फाइल्स और सब कुछ चाहिए, अरेंज करके रखना। मैम क्यों नहीं? मगर क्यों मैम? अब्दुलरहमान के मुंह से बेसाख्ता निकला था। बैलून बैलून खेलेंगे, सत्ती सादगी से मुस्कुराकर कहती हुई वापस पलट गई थी। अपने वर्कर से नहीं मिलूंगी। हमीद अब्दुलरहमान का सत्फ़ी के जवाब में हौनक होता हुआ चेहरा देख मुस्कुराता सत्फ़ी से पूछा, नहीं बहुत थक गई हूँ, अदनान की बहुत याद आ रही है। सत्फ़ी बेराज सी कहती हुई सिक्योरिटी के हल्के में बाहर गाड़ी की जानिब बढ़ी थी, जहाँ एक मरतबा फिर मीडिया इससे हमलावर हुआ था। और हमीद ठंडी सांस लेता खड़ा अदनान की खुशकिस्मती के बारे में सोच रहा था, जिसे बिना मेहनत की इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी मिल गई थी। और एक वो था जो पिछले 2 सालों से अपने क्रश के आगे पीछे फिर रहा था, इसका नंबर तक हासिल नहीं कर पा रहा था। इसने तय किया था कि आज वो इसका कम से कम सेल फोन नंबर तो हासिल कर ही लेगा। हेलो, वो अब कहाँ है? सेल फोन कान से लगाए वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। आपका आज का दिन कैसा गुजरा? कमरे में लैपटॉप लिए दाखिल होती मारिसा ने सत्फ़ी से पूछा। वो काउच पर तिरछी पड़ी सेल फोन पर बिजी थी। बोर्ड, सुबह के दिन से अदनान को मैंने अभी तक नहीं देखा, सत्फ़ी बेजारी से कह रही थी। मैंने ये पूछा है महबूबा अदनान तकी कि सीईओ के तौर पर कंपनी में आपका वक्त कैसा गुजरा? क्या तुमने अदनान को देखा? सत्फ़ी ने इसे गोया हुई जैसे इसने मारिसा की बात ही न सुनी हो। आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि खाला जानी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है अभी, और तब तक ठिकाने पर नहीं आएगा जब तक वो चाचू को नहीं देख लेंगी। दुर्जला ने चेहरे के सामने से किताब हटाते हुए मारिसा से कहा था, आप हमीद भाई को कॉल करके पूछें, शायद वो जानते हो। मारिसा ने अब की मर्तबा मुंह बनाकर मशवरा दिया था और बेड पर जाकर लैपटॉप खोलती बैठ गई थी। सही कहा, सत्फ़ी ने कहते हुए वहाँ फ़ौरन हमीद को कॉल किया था। ये कैसे सुनाई देगा आपको? मारिसा ने जल कर कहा और सत्फ़ी को देखा जो हमीद से बात कर रही थी। अदनान कहाँ है, क्या तुम जानते हो? सत्फ़ी ने पूछा था। और न जाने दूसरी जाने से हमीद ने इसे ऐसा क्या कहा था कि सत्फ़ी के चेहरे पर गुस्सा चमका था। मैं आ रही हूँ, गुस्से से कहती हुई इसने सेल फोन ऑफ किया था और साथ ही कमरे से निकल गई थी। इन्हें क्या हुआ और कहाँ जा रही हैं? मारिसा ने हैरत से दुरियाला से पूछा था, जो किताब नीचे किए हैरत से लाइमी से कंधे उचका गई थी। कहाँ हो तुम? सत्फ़ी ने कार नेस्ले रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में पार्क करती सेलफोन पर हमीद से पूछा था। टेबल नंबर 56 पर चले आओ, अदनान से नज़र बचा कर आना। हमीद की आवाज़ सुनकर वो अंदर की जाने बढ़ी थी। रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर था, इसलिए कस्टमर्स के काफ़ी रश थे। हर टेबल फुल थी। टेबल नंबर 56 पर पहुंचे वक्त इसे अदनान नजर आया, जिसका रुख इसकी जानिब था, मगर इसकी निगाहें अपने सामने बैठी लड़की पर थी जिस पर से वो बात कर रहा था। सत्फ़ी का जहन अदनान को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर सुलग ही रहा था। वो इसे देखने के लिए मरी जा रही थी और मौसूफ किसी और लड़की के साथ मसरूफ थे, इससे पहले कि वो जलते दिमाग के साथ इसके टेबल पर जाकर लड़की को चोटी पकड़कर घसीटती और अदनान पर अपने शोहर होने की लेबल लगाती। इससे पहले वो हमीद की नज़रों की आवाज़ पर चौंकी। सत्फ़ी इधर आ जाओ वरना अदनान देख लेगा। हमीद ने इसके पास वाले टेबल पर मेन्यू कार्ड से मुंह छुपा रखा था। तुम इधर क्या कर रहे हो? और ये चुड़ैल कौन है? सत्फ़ी अपने ख़तरनाक इरादों को कैंसिल करती हमीद के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। इसे चुड़ैल मत कहो, तुम्हारे शोहर ने ही इसे कॉल करके बुलाया है। बेशरम ना हो तो एक अदद बीवी है, मगर फिर भी दूसरी लड़कियों के पीछे मंडला रहा है। हमीद ने जले भुने अंदाज में कहा था। सुबह सवाल का मेरे अदनान के लिए ऐसे बेहुदा जुमले इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियां खुद ही इसके पीछे मरती रहती हैं। और ये बताओ तुम्हें क्यों इतनी मिर्च लग रही है? कौन है ये लड़की? पहला जुमला तंबी करते हुए अंदाज में था और दूसरा जुमला मशकूक नज़रों से अदा किया था। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है और मेरा पहला और आखिरी क्रश आर्मी डॉक्टर हमना तैमूर। हमीद ने बहुत फकराना अंदाज में कहा था, जिसे सुनकर सत्फ़ी के दिमाग का मीटर घूम गया था। क्या ये चुड़ैल हमना है? इस मर्तबा इसने इसे छोड़ना नहीं है। पिछल पैरी मेरे अदनान का पीछा ही नहीं छोड़ी। शोला वार निगाहों से कहती सत्फ़ी ने हमीद के सामने पड़े प्लेट में से चिकन फ्राई लेग निकाली, खड़े होकर खींचकर हमना के सर पर निशाना बांधकर फेंका था, जिसकी पुश्त इनकी जानिब थी। अदनान और इसके दरमियान मजीद एक टेबल हायल था, इस पर एक कपल बैठा हुआ था। लेग पीस हमना को क्या लगता, वो हमना के मुकाबले बैठे अदनान की पुश्त पर जा लगा था। ये क्या कर रही है मेरी माँ? हमीद बुकलाता हुआ बोला। और साथ ही जब सत्फ़ी ने निशाना चूक कर चिकन को अदनान की पेशानी पर चिपकता देखा, निचले लब को दांतों में दबाती बुकलाती हुई फौरन नीचे बैठ गई। ना सिर्फ नीचे बैठ गई बल्कि टेबल के नीचे मुंह छुपा गई। हमीद ने भी इसकी कॉपी की। ये क्या कर दिया तुमने सत्फ़ी? अब अदनान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमीद घबराए हुए अंदाज में कह रहा था। और इधर अदनान
को जैसे ही पेशानी पर लगी चिकन लेग पीस इसने हैरत होते हुए निगाह उठाकर देखा तो इसे घबरा कर बैठी हुई सतवी दिखी। हैरान होने के बाद इसने सतवी पर जोर का गुस्सा आया था। कौन था, किसने ये घटिया हरकत की? हमना हैरान होती गुस्से से मुड़कर देखना चाहती थी कि वो इसे रोक गया। वो कोई नहीं, एक बच्चा था। चलो छोड़ो इसे, तुम मुझे तफसील से बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अदनान ने बमुश्किल खुद को शांत रखते हुए हमना से पूछा था। ठीक है, मगर देखो तुम्हारी पेशानी पर चिकन का दाग लग गया है। हमना कहती हुई टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचती हाथ बढ़ाकर अदनान की पेशानी साफ करने लगी थी और इधर ये सीन देख हमीद बिलबिला उठा था। कमीने, दोस्त आस्तीन के साथ दोस्त बना दुश्मन, तेरे हाथ क्या सिर्फ साफ करने के लिए टूट गए थे? हमीद दांत पीस कर कहता, चिकन का बड़ा सा पीस उठाता बैठ कर ही चिकन हाथ पर खींचवा रहा था। बेचारा चिकन पीस रास्ता भटक कर इनके दरमियान मौजूद कम्बल के टेबल पर लड़की के कुर्ते पर लगा था और लड़की ने यह हरकत करते हमीद को देख भी दिया था। फिर क्या था, इसने अपने साथी से कहा और साथी जब इनके टेबल पर आकर हमीद का कॉलर पकड़ लिया था तब हमीद के होश उड़ गए थे। ये क्या चोरी हरकत कर रहा है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इस डेल डोल से बंदे ने इस तरह जगह घेर रखी थी कि वो भाग कर जा भी नहीं सकते थे। वो गलती से हो गया। हमीद इसके हाथ से अपना कॉलर झटक रहा था। हालत ये थी कि कॉलर ने फट जाना था मगर इस डेल डोल वाले बंदे की मुट्ठी से निकलना नहीं था। मुझे यूं क्यों देख रही हो? बचा लो ना इस बला से। तुम्हें तो कराटे भी आते हैं? हमीद सतवी से धीरे से मिलमिला कर बोला था। कराटे इंसानों से बचने के वक्त काम आते हैं, किसी बिगड़े हाथी से बचने के लिए नहीं। सतवी हमीद को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती, शक्ल जानी मुतवज्जा होगी थी। जाने दीजिए ना सर, माफ़ कर दीजिए, मेरा भाई थोड़ा पागल है। सतवी ने मुस्कुराकर मासूम सूरत बनाते हुए रिक्वेस्ट की थी। ओह अच्छा। वो शख्स सतवी को देख साकित हुआ था जिसे इस पर अभी नजर पड़ी थी। चलिए ठीक है जी, आप कह रही हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। हमीद का कॉलर छोड़ता हुआ शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहता वापस अपने टेबल की जाने बढ़ गया था। क्या? हमीद ने आंखें फाड़कर इसे देखा था। गधा उल्लू का पटा घोंचू ना हो तो। हमीद अपना कॉलर ठीक करता दिल की भड़ास निकालते कह रहा था। सतवी मुस्कुराते हुए जदे बुने अंदाज में हमीद को देख रही थी। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? अदनान की सर्द और सपाट अंदाज पे वो दोनों चौंक रहे थे और मुड़कर इसे देखा जो इनके टेबल के सामने पेशानी पे बल डाले सजाए खड़ा था। आज तो गई सतवी यूसुफ तू काम से। दिल में खुद को मुखातिब करते हुए सतवी ने जोर से हिचकी दी थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अदनान की सपाट खुश आवाज़ पर वो दोनों चौंक उठे। प्लेट पलट कर इसे देखा जो सर निगाहों से इनकी टेबल के सामने खड़ा इन्हें देख रहा था। ओके जी, तो चलो हम करते हैं इस नॉवल को 30 एपिसोड का यहाँ पर एंड। आई होप ये मज़े की होगी एपिसोड। मुझे तो बहुत फनी लगी है, बहुत हंसी आई है।